हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है रोजाना स्टडी। और रोजाना की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती हूँ। आज के टॉपिक का नाम है संगम काल। संगम काल का आरंभ 300 BCE से लेकर 300 CE तक हुआ था। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में रचा गया था? तमिल भाषा में रचा गया था। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत का साहित्य है जो मुख्य रूप से तमिल भाषा में रचा गया था। संगम शब्द का अर्थ कवियों और विद्वानों की परिषद से है। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा कवियों और विद्वानों की सभा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कवियों और विद्वानों की सभा। जो मीटिंग्स होती हैं वो संगम शब्द कहलाती हैं। व्याख्या। संगम काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै में तमिल कवियों विद्वानों की सभाएं संगम आयोजित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा के अनुसार कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? जैसा कि सभी जानते हैं, कितने आयोजित किए थे? 3 संगम आयोजित किए गए थे। व्याख्या। तमिल परंपरा के अनुसार 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला और दूसरा संगम समुद्र में डूब गया था, जबकि तीसरा संगम मदुरै में हुआ था। मदुरै जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4, तीनों संगमों को किस राजवंश ने संरक्षण दिया था? आंसर रहेगा पांड्य राजाओं ने। पांड्य राजाओं ने 3 संगम, जो भी विद्वानों और कवियों के संगम थे यानी मीटिंग्स थी, उनको संरक्षण पांड्य राजाओं ने दिया था। संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण और आश्रय में किया गया था। ये इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तृतीय संगम का आयोजन हुआ था उत्तरी मदुरै में। ऑप्शन रहेगा सी। इसका आंसर रहेगा उत्तरी मदुरै में तृतीय संगम का आयोजन हुआ था। व्याख्या। प्रथम संगम तेन मदुरै में, द्वितीय कपाटपुरम में और तृतीय संगम वर्तमान मदुरै में आयोजित किया गया था। 3 संगम हुए थे, पहला तेन मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा वर्तमान मदुरै में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें तीनों संगमों के बारे में, तीनों मीटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। पहला संगम दक्षिणी मदुरै में हुआ था, समुद्र में डूब गया था ये। दूसरा भी डूब गया था जो कि कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है। तीसरा आज के वर्तमान मदुरै जो कि दक्षिणी तमिलनाडु है वहां पर हुआ था। और इन दोनों के पहले और दूसरे संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, ऋषि अगस्त्य। और तीसरे संगम के कौन थे? नक्कीरर। तीनों को पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। संगमकालीन प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम के रचयिता कौन थे? तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर रहेगा बी। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की थी। तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है जिसको तोल्कापियर ने लिखा था। यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का बाइबल वेद कहा जाता है बी। तिरुक्कुरल को। तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद कहा जाता है। इसकी व्याख्या। प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल को तमिल संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुक्कुरल की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8, तिरुक्कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल संत और दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन के नीतिशास्त्र, अर्थ और काम पर तिरुक्कुरल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? शिल्पाधिकारम के लेखक इलैंगो इंडिगल थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको मार्क कर लेना। ये बहुत बार आया गया क्वेश्चन है।
शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? इलैंगो इंडिगल ने। यहाँ पर मैं आपको इस शिल्पाधिकारम यानी नुपुर की कहानी के बारे में भी बताऊंगी। शिल्पाधिकारम नुपुर की कहानी की रचना चेर राजा सेनगुट्टवन के भाई इलैंगो इंडिगल ने की थी। यह कोवलन और कन्नगी की कथा पर आधारित है। यहाँ पर दो किरदार होते हैं, एक कोवलन होता है और एक कन्नगी होती है। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। कोवलन व्यापार के लिए बाहर विदेश चला जाता है, लेकिन जब वो वहां से लौट कर आता है, वहां पर उसका मिलन एक माधवी नाम की स्त्री से होता है। ठीक है, जब कोवलन वहां से लौट कर आता है अपनी वाइफ कन्नगी के पास, तो फिर इनके पास ना अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं होता दोनों के पास। तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ से एक पायल मांगता है बेचने के लिए और उस पायल को सुनार के पास लेके जाता है। सुनार जब उस पायल को देखता है तो उधर रानी की एक पायल उसी टाइप की गुम हुई होती है। तो ये जो पायल है, इस पायल की ही पूरी कहानी है कि वो जो पायल जो किसी राजकुमारी यानी किसी रानी की थी, उस पर कोवलन पर ना चोरी का इल्जाम लगा देते हैं वो सुनार, है ना। तो जब इस पर कोवलन पे चोरी का इल्जाम लग जाता है तो फिर राजा इनको फांसी की सजा दे देते हैं और ये कोवलन को मार दिया जाता है फांसी देकर। ठीक है, और फिर कन्नगी को इसके लिए न्याय के लिए बहुत दर दर भटकना होता है। आखिर में ये अपने पति को न्याय भी दिलवा देती है। तो इस कहानी के ऊपर ये शिल्पाधिकारम बनी हुई है। इन दोनों की रियल कहानी है और दक्षिण भारत में कन्नगी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से अपने पति को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। इस कहानी में ये पूरा व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? मणिमेखलाई की रचना आंसर रहेगा सत्तलय शीतनार ने की थी। मणिमेखलाई की रचना सत्तलय शीतनार ने करी थी, शीतलय सत्तनार ने करी थी। मणिमेखलाई मदुरै के एक अनाज व्यापारी सत्तलय सत्तनार द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो मणिमेखलाई है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये माधवी और कोवलन की बेटी है। कोवलन जो नुपुर पायल की कथा में एक मेन किरदार के रूप में है। जब इनको माधवी से प्रेम हो जाता है तो इनकी एक बेटी होती है, उसका नाम है मणिमेखलाई। तो जब ये वहां से वापस आ जाते हैं कन्नगी के पास, तो माधवी अकेली कैसे पालती है अपनी बेटी को, और उनकी बेटी जो है माधवी की, वो बौद्ध धर्म धारण कर लेती है, बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं। तो इसी महाकाव्य में लिखा गया है किसके बारे में? मणिमेखलाई के बारे में, जो कि कोवलन की और माधवी की पुत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संगम काल में मूवेंदर शब्द का प्रयोग किन तीन राजवंशों के लिए किया गया था? चोल, चेर और पांडे राजाओं के लिए मूवेंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। तमिल में मूवेंदर का अर्थ तीन ताजपोश राजा होता है, जो संगम के तीन प्रमुख राजवंशों चोल, चेर और पांडे को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, चेर वंश का राज्य चिन्ह क्या था? चेरों का राज्य चिन्ह था धनुष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चोल, चेर और पांडे, इन तीनों का राज्य चिन्ह आपको याद रखना है। तो चेरों का क्या था? धनुष था। और चोलों का क्या था? चोलों का था बाघ। ये याद रखना है आपको। चेर का धनुष, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। चेर का था धनुष। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चेर से मतलब हम किसी को भी क्या कर देते हैं? छेद देते हैं, है ना, छेद देते हैं। तो छेदते किससे हैं? धनुष से भी छेद देते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, चेर से छेदना और यानी धनुष। और चोल, चोल 2 अक्षर का है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चोल यानी कि बाघ किसका साइन था? चोलों का, ये भी 2 अक्षर का है और बाघ भी 2 अक्षर का है। अब तीसरा है पांडे। पांड्यों का राज्य चिन्ह क्या था? पांड्यों का था मछली। पांड्यों का राज्य चिन्ह था मछली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फैक्ट में आपको लिखवा दे रही हूं। पांडे राजाओं का था मछली। और इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये भी 3 अक्षर का है पांडे, और मछली भी 3 अक्षर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष बाण, चोलों का बाघ और पांड्यों का मछली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था?
चोलों का भी मैंने बताया था ना, ये 2 अक्षर का है चोल शब्द, तो यानी कि बाघ रहेगा, क्योंकि बाघ भी 2 अक्षर का है। तो इसका आंसर है बी, बाघ चोलों का राज्य चिन्ह था। चोल राजाओं ने अपने ध्वज और मोहरों पर बाघ का चिन्ह का उपयोग किया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पांडे वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? पांड्यों का अभी मैंने बताया था क्या था, मछली, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, पांड्यों का राज्य चिन्ह मछली था। पांडे राजाओं का प्रतीक चिन्ह मछली था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने इसमें डाले हैं। लाल चेर या सच्चा चेर नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था? लाल चेर के नाम से सेनगुटवन प्रसिद्ध था। ऑप्शन रहेगा सी, सेनगुटवन लाल चेर या सच्चा चेर के नाम से प्रसिद्ध था। चेर राजा सेनगुटवन को लाल चेर कहा जाता था। उसने उत्तर भारत पर अभियान चलाया और उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था, इसीलिए इन्हें सच्चा चेर या लाल चेर कहा जाता था। दक्षिण भारत में पत्तिनी संप्रदाय कन्नगी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी? ये मैं अभी बता चुकी हूँ। कन्नगी की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि वो अपने पति को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो दक्षिण भारत में कन्नगी की पूजा की जाती है। ये किस चेर शासक ने करवाई थी? इसको सेनगुटवन ने करवाया था शुरुआत, इस पूजा को। ठीक है, कन्नगी पूजा सेनगुटवन ने करवाई थी। सेनगुटवन ने आदर्श पत्नी के रूप में कन्नगी पूजा, पत्तिनी देवी की पूजा की परंपरा शुरू की और इसके लिए हिमालय से पत्थर मंगवाकर मूर्ति भी बनवाई थी। इनकी मूर्ति हिमालय के पत्थर से बनी हुई है दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 17, संगम काल का सबसे प्रतापी चोल शासक कौन था? सबसे प्रतापी था करिकाल। संगम काल का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल प्रारंभिक संगम का सबसे महान चोल राजा था। उसने वेणी के प्रसिद्ध युद्ध में चेर और पांडे शासकों को गठबंधन को हराया था। ठीक है, यहाँ पर चेर और वेणी के प्रसिद्ध जो पांडे शासकों के गठबंधन थे, उसने हराया था करिकाल ने। क्वेश्चन नंबर 18, कावेरी नदी पर प्रसिद्ध कल्लनई बांध का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सबसे पावरफुल राजा कौन था? करिकाल था। तो कल्लनई बांध का निर्माण भी करिकाल ने ही करवाया था। राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर जल प्रबंधन और सिंचाई के लिए कल्लनई बांध का निर्माण कराया था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने क्रियाशील बांधों में गिना जाता है। उस समय का इतना पुराना बांध था, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। चोलों की प्रारंभिक संगमकालीन राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 19, चोलों की राजधानी है बी, उरेयूर। उरेयूर जो कि तमिलनाडु में है, ये चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर थी, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। बाद में पुहार यानी कि कावेरी पत्तनम प्रमुख बंदरगाह और राजधानी बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये चिन्ह हैं जो कि आपको मैच करने हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ समझाए हैं। तो ये आपको स्वयं मैचिंग करना है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको खुद से कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम काल में पांडे राजाओं की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी बतानी है, इसका आंसर रहेगा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। चोलों की उरेयूर थी, जो कि ये रहा। ठीक है, उरेयूर चोलों की राजधानी थी और पांडे राजाओं की मदुरै थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांडे राजवंश की राजधानी मदुरै थी, जो अपने विद्वानों, रेशम और मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चेर राज्य की राजधानी क्या थी? चेरों की राजधानी बतानी है आपको। ठीक है, तो चेर राज्य की राजधानी थी ए, बंजी करूर। यही चेरों की राजधानी थी, यानी बंजी तोंडी भी कहते हैं इसको। ठीक है, बंजी चेरों की राजधानी थी, बंजी या फिर तोंडी। ठीक है, ये कोई सा भी नाम इनमें से आ सकता है। बंजी तोंडी चेरों की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों की राजधानियां और तीनों के चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुत ही ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेरों की राजधानी बंजी, जिसे करूर भी कहा जाता था,
और उसका प्रमुख बंदरगाह, चेरों का बंदरगाह कौन सा था? मुजिरिस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। संगम काल का प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पुहार कावेरीपत्तनम किस राजवंश से संबंधित था? पुहार बंदरगाह किससे संबंधित था? आंसर रहेगा चोल। ठीक है, तो चेरों का मैंने बता दिया था मुजिरिस बंदरगाह था, लेकिन चोलों का कौन सा था? पुहार बंदरगाह, यानी कि कावेरीपत्तनम में। पुहार कावेरीपत्तनम चोलों का एक प्रसिद्ध तटीय बंदरगाह, शहर और व्यापारिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 24। संगम काल में रोमन व्यापार का सबसे प्रमुख चेर बंदरगाह कौन सा था? संगम काल का जो चेरों का बंदरगाह था वो बताना है आपको। अभी मैं करवा चुकी हूं, इसका आंसर रहेगा बी मुजिरिस। चेरों का बंदरगाह कौन था? मुजिरिस था। और चोलों का कौन सा था? पुहार यानी कावेरीपत्तनम। मुजिरिस चेर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, जहां रोम साम्राज्य के साथ भारी मात्रा में मसालों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, यानी कि काली मिर्च का व्यापार मुजिरिस से चेर लोग करते थे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। संगम काल में मोती के उत्पादन और व्यापार के लिए कौन सा पांडे बंदरगाह, चेरों का हो गया, चोलों का हो गया, अब पांड्यों का बंदरगाह बताना है। तो पांड्यों का बंदरगाह था कोरकई। ये पांड्यों का बंदरगाह था, पांड्य राजाओं का। कोरकई पांड्यों का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो अपने उत्तम गुणवत्ता और मोतियों के लिए यहाँ से मोतियों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, और चेरों ने किसका किया था? काली मिर्च का। मोतियों का व्यापार पांड्यों ने कोरकई बंदरगाह से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। संगम काल में राजा की सभा या परिषद को क्या कहा जाता था? राजा की सभा को कहा जाता था मंदरम। मंदरम राजा की सभा को या परिषद को कहा जाता था। इसमें शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक में कि उस समय पर इस शब्द को क्या कहा जाता था। राजा के दरबार में न्याय सभा मंदरम या अवई के नाम से इसको जाना जाता था, जहां राजा प्रजा की समस्याओं का निवारण करता था। मंदरम में क्या करता था? राजा प्रजा की समस्याओं का निवारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संगम प्रशासन में पंचावरम या आइम पेरुकुंजू का क्या अर्थ था? संगम काल में आइम पेरुकुंजू का क्या अर्थ था, या फिर पंचावरम का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था 5 मंत्रियों की परिषद, यानी कि पंचावरम और आइम पेरुकुंजू। राजा की सहायता के लिए 5 सदस्यों की एक केंद्रीय प्रशासनिक समिति होती थी, जिसे आइम पेरुकुंजू मंत्रियों, पुरोहितों, सेनापति, राजदूत और गुप्तचरों का समूह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संगम काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? संगम काल में भू राजस्व को करई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करई। संगम काल में भूमि को करई कहा जाता था। यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और आमतौर पर उपज का 1/6 भाग इसमें करई में लिया जाता था। करई भूमि कर होता था और इसमें 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। संगम काल में सीमा शुल्क या चुंगी कर को क्या कहा जाता था? सीमा शुल्क या चुंगी कर को उल्गू या सुंगम कहा जाता था संगम काल में। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी इसका आंसर। बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों पर वसूले जाने वाले सीमा शुल्क या आयात निर्यात कर को उल्गू या सुंगम कहा जाता था। ठीक है, जो भी सीमा शुल्क आयात निर्यात के समय पर वसूला जाता था उसे उल्गू कहा जाता था संगम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संगम काल के मुख्य देवता कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम काल के मुख्य देवता थे मुरुगन। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। मुरुगन या मुरुकन संगम काल के प्रमुख देवता थे। संगम काल में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवता मुरुगन यानी कार्तिकेय सुब्रमण्यम थे, जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों का देवता माना जाता था। ये पहाड़ियों के भी देवता माने जाते थे मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। संगम साहित्य में जैमिनी भूभागों को किस नाम से जाना जाता था? संगम साहित्य में जैमिनी भूभागों को आंसर रहेगा बी तिनाई के नाम से जाना जाता था। जमीनी भूभागों को किस नाम से जाना जाता था?
तिनाई। ठीक है, ये जो नेम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए गए हैं। संगम साहित्य में भौगोलिक और सामाजिक विभाजन को तिणय, कुणिंजी, मुल्ले, मरुदम, नेदल, पाले में बांटा गया था। ठीक है, इन्हें 5 रूप से विभाजित किया था तिनाई को। ये तिणय जो लिखा है ये तिनाई ही है। ठीक है, तिनाई को 5 रूप में 5 पार्ट में बांटा गया था, कुड़िंजी, मुल्ले, मरुदम, नेदल और पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तिनाई व्यवस्था में पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आंसर रहेगा ए कुरिंजी। तिनाई व्यवस्था में पहाड़ी क्षेत्र को कुरिंजी कहा जाता था। कुरिंजी का अर्थ पहाड़ी क्षेत्र से था जिसके प्रमुख देवता मुरुगन थे और उनका मुख्य पेशा शिकार व शहद इकट्ठा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में कृषि योग्य मैदानी भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर रहेगा सी मरुदम। कृषि योग्य मैदानी भूमि को संगम काल में क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। मैदानी और उपजाऊ कृषि क्षेत्र को मरुदम कहा जाता था। यहाँ के प्रमुख देवता वेंदन यानी इंद्र थे। ठीक है, कृषि उपजाऊ क्षेत्र के जो देवता थे वो वेंदन यानी इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। संगम काल में सूखा या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आंसर रहेगा ए पाले। संगम काल में सूखा या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को पाले कहा जाता था। सूखे क्षेत्र को पाले, नाम से ही पता चल रहा है, पाले यानी सूखा टाइप का। शुष्क और बंजर भूमि को पाले कहा जाता था, जहां लोग मुख्य रूप से चोरी और डकैती करते थे। अब जब उनके पास खेती करने के लिए कुछ होगा नहीं तो वो चोरी और डकैती करेंगे। इनकी देवी कौतवे यानी दुर्गा थी। ठीक है, ये जो चोर डकैते इनकी देवी दुर्गा थी, कौतवे। क्वेश्चन नंबर 36। प्रसिद्ध विदेशी उत्खनन स्थल अरिकामेडु वर्तमान में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित है। कहां पर है? पुडुचेरी में अरिकामेडु एक उत्खनन क्षेत्र है जो कि पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु के पास स्थित एक प्राचीन संगम कालीन बंदरगाह था जहां से भारी मात्रा में रोमन सिक्के, एम्फोरा यानी मर्दबान और अरिकामेडु व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। पुडुचेरी से बहुत सारे संगम काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संगम काल में यवनों, रोमन, यूनानी द्वारा भारत से सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? संगम काल में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? आंसर रहेगा काली मिर्च। काली मिर्च का व्यापार सबसे ज्यादा किया जाता था संगम काल में, क्योंकि दक्षिण भारत से संबंधित है और आपको पता है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो भी व्यापार के लिए आए थे, तो उस समय पे भी काली मिर्च और कपास सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं का ही किया जाता था। रोमन साम्राज्य में भारतीय काली मिर्च की भारी मांग थी, इसलिए काली मिर्च को संस्कृत और संगम साहित्य में यवन प्रिय भी कहा जाता था। यवन प्रिय यानी यवन देशों के लोगों को प्रिय। संगम काल में दासों या खेत मजदूरों को क्या कहा जाता था? आंसर रहेगा दासों को कहा जाता था कड़ेसियार या विनैयार। ठीक है, विनैयार या कड़ेसियार दासों को और खेत के मजदूरों को संगम काल में कहा जाता था। संगम काल में समाज में कृषि कार्य करने वाले भूमिहीन मजदूरों और दासों को कड़ेसियार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संगम काल के शासक वर्ग या राजा को क्या कहा जाता था? शासक वर्ग को कहा जाता था अरसर। संगम काल में जो राजा होते थे, राजाओं को संगम काल में अरसर कहा जाता था। अरसर याद रखना है। संगम समाज में शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संगम समाज में धनी और संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? जो धनी और संपन्न किसान होते थे वो वेल्लार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वेल्लार। संपन्न व धनी किसानों को संगम काल में कहा जाता था। संगम काल में भूस्वामी या धनी कृषक वर्ग को वेल्लार कहा जाता था, जिनका समाज और नागरिक प्रशासन में काफी प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। संगम काल में व्यापारियों के वर्ग को क्या कहा जाता था? व्यापारी जैसे कि व से ही शुरू हो रहा है तो वणिगर। ऑप्शन रहेगा ए वणिगर,
संगम काल में व्यापारियों के वर्गों को कहा जाता था। व्यापार करने वाले वर्ग को वणिगर कहा जाता था। वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में शामिल थे। ठीक है, विदेश भी करते थे और आंतरिक व्यापार भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 42, संगम काल में विरक्कल या नडुकल किसे कहा जाता था? विरक्कल या नडुकल। नडुकल को आप इंग्लिश में देख सकते हो हीरो स्टोन। हीरो स्टोन यानी कि हीरो के लिए लगाए गए स्टोन। तो इसका आंसर रहेगा बी। युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में जो गाड़े गए पत्थर थे, उन पत्थरों को विरक्कल या नडुकल या हीरो स्टोन कहा जाता था। युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों की स्मृति में नडुकल या स्मारक पत्थर स्थापित किए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक अज्ञात ग्रीक लेखक की पुस्तक में किस संगमकालीन बंदरगाह को पोडू के नाम से, यानी कि इसमें क्वेश्चन है पोडू के जो बंदरगाह है उसको किस नाम से जाना जाता था इस पुस्तक में? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये अज्ञात लेखक की पुस्तक है, यानी उस लेखक का नाम नहीं पता। तो पोडू के बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था? आंसर रहेगा अरिकामेडू। अरिकामेडू को ही, जो कि पुडुचेरी में स्थित है, उसको पोडू के बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी के इस ग्रंथ में अरिकामेडू बंदरगाह को पोडू के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के समकक्ष हैं? जो मुरुगन देवता थे, जो पहाड़ी देवता थे, वो किसके पैरेलल हैं, किसके समकक्ष हैं? स्कंद। आंसर रहेगा डी, स्कंद या कार्तिकेय के समकक्ष हैं मुरुगन देवता। क्वेश्चन नंबर 45, किस चेर राजा ने भारत के इतिहास में महाभोज देने वाला राजा उदयन जयरानाथन के रूप में प्रसिद्धि पाई है? कौन से राजा ने महाभोज देने के रूप में प्रसिद्धि पाई थी? तो इसका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर बी, उदयन जयरानाथन इनका नाम है। ठीक है, उदयन जयरानाथन, जैसे कि इसमें भी ब्रैकेट में दे रखा है, तो इनको महाभोज देने वाला राजा जाना जाता था। उदयन जेरल या फिर उदयन जयरानाथन। माना जाता है कि चेर राजा उदयन जयरानाथन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया था, उन योद्धाओं को विशाल भोजन कराया था। इस विशाल भोजन कराने के उपलक्ष्य के कारण इनको प्रसिद्ध राजा कहा जाता था, जो कि महाभोज देने वाला राजा थे। क्वेश्चन नंबर 46, संगम काल में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र उरेयूर तमिलनाडु में स्थित है। उरेयूर संगम काल में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। उरेयूर अपने महीन और उच्च गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संगम काल में रात के समय लगने वाले बाजारों को क्या कहा जाता था? रात के समय लग रहे हैं तो इसका मतलब इसको कहा जाएगा अल्लागंडी। अल्लागंडी यानी रात में लगने वाले बाजार, और नालगंडी यानी दिन में लगने वाले बाजार। ये रहा नालगंडी, ए ऑप्शन है नालगंडी। व्याख्या, संगमकालीन बड़े शहरों में दिन में लगने वाले बाजार को नालगंडी और शाम को यानी रात को लगने वाले बाजारों को अल्लागंडी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संगम साहित्य के अनुसार अहम का क्या विषय था? अहम का मतलब क्या था? अहम का मतलब था निजी जीवन और प्रेम। लोगों का निजी जीवन और प्रेम कैसा है, उसका मतलब था अहम। संगम कविताओं को दो मुख्य विषयों में बांटा गया था। एक अहम यानी आंतरिक प्रेम और भावनाएं, और पुरम यानी बाहरी युद्ध, वीरता, राजा की प्रशंसा, ये बाहरी में रखी जाती थी, यानी पुरम में। तो संगम काल के जो ग्रंथ थे, जो भी संगम कविताओं के जो दो विषय थे, वो थे एक अहम था और एक पुरम। अहम यानी खुद से संबंधित आंतरिक प्रेम और भावनाएं, और पुरम यानी बाहर से संबंधित यानी बाहरी युद्ध, वीरता और राजा की प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध संगमकालीन महिला कवियत्री कौन थी जिन्होंने चेर और चोल राजाओं के मध्य मध्यस्थता की थी? अवैयार। अवैयार जो थी वो संगमकालीन कवियत्री थी, एक महिला विदुषी थी। ठीक है, ये जो बाकी तीनों हैं, ए गार्गी, सी लोपामुद्रा, डी अपाला, ये वैदिक काल की तीनों
विदुषियां हैं यानी कि विद्वान महिलाएं हैं। और संगम काल की कौन है? अवैयार संगम काल की विदुषी हैं। अवैयार संगम काल की सबसे सम्मानित महिला कवियत्री थी, जिन्होंने कई रचनाएं की और राजाओं की दरबारों में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, संगम युग का अंत लगभग किस शताब्दी ईस्वी के आसपास माना जाता है? संगम युग का अंत माना जाता है 3री शताब्दी ईस्वी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, 3री शताब्दी में संगम काल का अंत हुआ था। संगम काल का समय आमतौर पर 300 ईसा पूर्व यानी 300 बीसी से 300 ईस्वी यानी 300 एडी तक माना जाता है। 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में कलभ्र जनजाति के आक्रमण के साथ संगम युग का पतन हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किस जनजाति ने आक्रमण किया था? कलभ्र जनजाति ने आक्रमण किया था, तभी संगम काल का अंत हो गया था। चलिए, यदि आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो आपके मतलब की लगी हो, आपको थोड़ा सा भी इसमें यूजफुल कंटेंट मिला हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।